आइडियली कैपेसिटर आना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग कैपेसिटर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो द चैप्टर फ्लो विल फर्स्ट टेक अप ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन में बहुत कुछ सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, इसके वजह से। देन वी विल टेक अप करंट इलेक्ट्रिसिटी, and after that we will pick up capacitor. See, capacitor is the part of electrostatics. कहीं कहीं पे capacitor electrostatics 1 and electrostatics 2 के जैसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। बट कैपेसिटर में फिर सर्किट का यूज़ होगा, और सर्किट अब अभी हमें बहुत अच्छे से नहीं पता होगा, तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। सो विल टेक अप कैपेसिटर आफ्टर current electricity discussion, right? So for the time being we are going up with gravitation. सो टू बिगिन विथ, सीधा सीधा अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला लिस्ट आउट कर लेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है उसके करस्पॉन्डिंग। सो देर आर टू masses m1 m2, and there is force of interaction F and F. This F is given as G m1 m2 upon r square. G is called universal gravitational constant, और इसका वैल्यू होता है 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केल्विन स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। फिर अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से, अगर ये तो पॉइंट मास के लिए केवल लिखा है, अगर बड़ा बॉडी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? So theoretically we understand that a mass is kept in the field of another mass, है ना। जैसे चार्ज के केस में था कि दिस इज कैपिटल M, इसे हम सोर्स मास कह देंगे। ये अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखा है, और उसमें ये एक छोटा सा मास है, ठीक है। सो फोर्स इज G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? सो इट शुड बी फोर्स अपॉन टेस्ट मास, एंड दिस इज G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, राइट। व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P? कैपिटल M के वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू G capital M upon R with minus sign. How do we define this? Gravitational potential at point P is defined as amount of work done in bringing a unit mass, right? Small m equals to कितना मास लेना है? यूनिट मास। उसे हम इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ ला करके रखेंगे? P पॉइंट पे ला करके रखेंगे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्क डन, राइट। जब इंफिनिटी पे था, देन हाउ मच इज द पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी? कैपिटल M एंड 1 यूनिट मास, ये दोनों एक दूसरे से इंफिनिटी पे है, कोई इंटरैक्शन नहीं है। इजंट इट द पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है।
तो ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और इसलिए पोटेंशियल एट P विल बी रिटन एज माइनस जी एम अपॉन आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि माइनस साइन क्यों है यहाँ पे? सी, अगर चार्ज होता तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है क्या? इफ दिस चार्ज इज अ नेगेटिव चार्ज देन व्हाट इज द फॉर्मूला? इज इट माइनस के क्यू अपॉन आर? यहाँ पे क्यू तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में अब रखेंगे हम। सो माइनस साइन इंडिकेट्स द पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन होता है एक मास के वजह से? तो यस इट इज, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर होता है यहाँ पे हमेशा। एंड देयरफॉर जब भी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा और पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, एंड देयरफॉर दिस इज नेगेटिव। ठीक है। सो इफ वी टॉक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है और मिनिमम पोटेंशियल कितना होता है, मिनिमम पोटेंशियल कितना होता है, तो ग्रेविटेशन में मैक्सिमम पोटेंशियल ही जीरो होता है। वी मैक्स इज इक्वल टू जीरो कब होता है? जब सेपरेशन इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। सो पोटेंशियल बिटवीन पोटेंशियल एट अ पॉइंट विल बी माइनस इन्फिनिटी when r टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और ये वो पूरा रीजन है जो पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक मास के वजह से इधर कुछ आएगा ही नहीं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? इट इज जीरो। और मिनिमम कितना होता है? तो माइनस इन्फिनिटी होता है जब पॉइंट बिल्कुल करीब होता है। ठीक है, सो आई टॉक्ड अबाउट फोर्स, आई टॉक्ड अबाउट फील्ड ऑल्सो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल। सो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से पोटेंशियल फील्ड क्या होता है उसके ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर ये रॉड है, मास m है, लेंथ l है, देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो एलिमेंट लेकर के सिंप्लीफाई करना होता है और ये डिस्टेंस हमने a ले लिया मान लो। सो दैट फील्ड विल बी गिवन एज G कैपिटल M अपॉन a इंटू a प्लस l। ठीक है, how to work upon? So you will take a small element dx at a distance of x from point P। इसका मास हो जाएगा dm, तो dm के वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे a से लेकर के a प्लस l तक। ठीक है, व्हाट कुड बी द केस ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल कितना आएगा बता सकते हो? व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P? तो ये ln आ जाएगा। देखो कैसे, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट, क्या होगा फॉर्मूला बताइए वैष्णव? पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dm विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट P माइनस g इंटू dm अपॉन x होगा। यस सर। उसके बाद g कैपिटल M अपॉन L इंटू dx अपॉन x होगा। नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट इट। ठीक है, अभी जो लोग मतलब थोड़ा भी लिखने का हर समय ज़रूरत नहीं है, जो लोग थोड़ा भी सोच पा रहे हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा जिसमें नीचे x आता है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे ln में चला जाएगा, वो लोग बिना ये सब कुछ किए हुए डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो पोटेंशियल Vp इज इक्वल्स टू
minus of G capital M upon L into ln of A plus L divided by A. This is the potential at point P. Again, if I ask you what is this potential means, तो आप कहेंगे कि इंफिनिटी से एक 1 यूनिट मास को इस P पॉइंट पे ला करके रखने में इस मास के अगेंस्ट में इतना वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. सो ये बात हमेशा क्लियर रखेंगे हम कि अगर मुझे मास के टर्म में इंटीग्रेट करना हो तो हम उस पॉइंट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और उसका मतलब होगा कि इस पूरे बॉडी के वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है. और दूसरा मतलब होगा कि यही फॉर्मूला मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट will be given by this formula. ठीक है. So I talked of electric field at point P, gravitational field at point P and potential at point P. ठीक है. अगर कोई मास रख देंगे तो फील्ड इंटू फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, यही होता है. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से सीखा है हम लोगों ने. ठीक है. नेक्स्ट अरेंजमेंट, ये रहा एक रॉड जिसका मास डेंसिटी लैम्डा है. तो इसके वजह से ये पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और फिर फॉर्मूला क्या होगा. सो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम हमेशा इस तरह के केस में दो पार्ट में इंडिकेट करते हैं. तो एक बनेगा ई परपेंडिकुलर और दूसरा बनेगा ई पैरेलल. एंड आई होप यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव टेकन द डायरेक्शन. जो प्लस चार्ज का लिया था उसका यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देंगे. ठीक है. अगर ऊपर से ये एंगल θ1 बन रहा है, नीचे से ये एंगल θ2 बन रहा है, और ये एंगल थीटा है 90 है, और ये डिस्टेंस r है, देन कैन यू टेल मी व्हाट इज ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू. अगर मैं उधर का फॉर्मूला लिखूं तो ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, ये था फॉर्मूला. सो k विल बी रिप्लेस्ड बाय g लैम्डा अपॉन r साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2. ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में केवल लिखा हुआ है. ई पैरेलल विल बी g लैम्डा अपॉन r cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2. इनफाइनाइट वायर के लिए साइन को 90-90 पुट करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है. ना इसके केस में पोटेंशियल अनसिमेट्रिक पॉइंट है, सो पोटेंशियल हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है. हाँ, इनफाइनाइट वायर अगर रहता है तो पोटेंशियल लिखते हैं. ठीक है. सो इनफाइनाइट वायर, सबसे पहले तो P पॉइंट जो होगा वो सिमेट्रिक पॉइंट हो जाएगा इनफाइनाइट वायर के लिए, और यहाँ पे होगा direction of gravitational field will be like this only, E perpendicular. and how much is this, तो यहाँ पे θ1 एंड θ2 दोनों 90 हो जाएगा. ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया है, सेमी इनफाइनाइट वायर एंड इनफाइनाइट वायर. तो वहाँ से EP आ रहा है 2g लैम्डा अपॉन r करके. ठीक है. व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्योंकि ये P पॉइंट सिमेट्री का भी हो गया है तो हम इन्फिनिटी से यहाँ ला करके रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकाल सकते हैं. ठीक है. बट यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इससे लगाएंगे, डेल्टा V इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ E डॉट dr. इसका सॉल्विंग करेंगे.
ठीक है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला g लैम्डा अपॉन r इंटू डी आर इंटीग्रेशन, ठीक है, a से b, यहाँ पे 2 पॉइंट होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी हम नहीं ले सकते हैं, लॉग में इन्फिनिटी डिफाइन नहीं हो जाता, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे a से b 2 पॉइंट के ही बीच में बात करेंगे. सो दैट टर्न्स आउट टू बी g लैम्डा अपॉन r ln ऑफ, ओके r तो इंटीग्रेट हो जाएगा तो r हट जाएगा यहाँ से, ln ऑफ b अपॉन a, b अपॉन a, ठीक है. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स vb माइनस va. उल्टा लिख दिया मैंने, नेगेटिव साइन के साथ होता है ना, तो va माइनस vb ये होगा. सो इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा. देन वाज रिंग, ठीक है. सो आई वांट यू टू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नहीं पता है ना? KQX upon R square plus X square raised to 3/2. Yes. So this is the mass m. This is the axial line. Axial line पे हम बात करते हैं. And this is the point P, which is at distance x, and this is radius r. So electric field at point P will be, direction किधर होगा? Gravitational field, not electric field. Direction will be downward. ठीक है, कैपिटल M इसे ले लें. So G mx into r square plus x square whole to the power 3/2, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एट P? सबसे पहले आप माइनस साइन रखेंगे, जी एम अपॉन जेड. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस जेड इन दिस फिगर? हाइपोटेनस, स्लांट हाइट है ना, स्लांट लेंथ. सो इट इज माइनस जी कैपिटल M रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यही 2 पॉइंट है. सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 होगा, है ना, x के 0 होने के वजह से सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल रहेगा. एट सेंटर gravitational field is 0, but potential at the center will be minus gm upon r. वो कौन सा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? x के किस वैल्यू के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा? r अपॉन रूट 2, ठीक है. एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड? सो EP इक्वल्स टू टू GM अपॉन 3√3 R. देखो तो यही आता है क्या? R बाई रूट 2 अगर पुट करें ऊपर वाली इक्वेशन में तो यही आएगा क्या? चेक करके बताओ यहाँ पे. यस मानव, r बाई रूट 2 को इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आ रहा है? सर ऊपर रूट 2 आएगा.
ऊपर √2 आएगा, नहीं √2 कैंसिल आउट हो रहा है, होता हुआ मुझे दिख रहा है। GMR अपॉन √2 अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन 2 का होल 3 टू द पावर दिस होगा, तो ये हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 3/2R। तो पावर में √3 है, इसका मतलब √3 बाई पावर में 2/3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है। और जो नीचे में 2 टू द पावर 3√3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा। अब ये वाला √2 और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में 3√3 बचेगा, समझे। एंड वो आर स्क्वायर आएगा, ये R स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए R स्क्वायर होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है इसलिए R स्क्वायर होगा। यस इट इज राइट, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आता है, find minimum speed given to mass m at x equals to 5r such that ओके सॉरी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनेगा, इसमें बनेगा ही नहीं, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ बनेगा नहीं, ठीक है। तो वो रिंग का था केस। बाकी आपको याद है, अगर तो हमने SHM वगैरह का किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिंग को लेके, कि ये रिंग है, रिंग के सेंटर पे एक मास है और इस मास को थोड़ा स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे तो ये यहाँ ऑक्सीलेट करेगा इस तरह से। सो हाउ मच इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है ना। ये निकाला था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कि पहले फोर्स लिखोगे, फोर्स इक्वल्स टू ma करके a निकाल लोगे, वो x के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो यहाँ जो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा उससे हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। ये ऑलरेडी किया हुआ है मैंने वर्क। नेक्स्ट केस इज डिस्क। क्यों कर रहा हूँ ये, ताकि आपको मैं स्ट्रेस देना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, और जैसा दिख रहा है मुझे कि फॉर्मूला पता ही नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला पता होगा तो बोलना भी होगा। सो यहाँ पे मास डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, मास अपॉन एरिया। पहले 4 डेंसिटी लिया हुआ था हम लोगों ने इसको, ये डिस्क है। सो रेडियस इज r, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। डायरेक्शन होगा नीचे की ओर, P पॉइंट पे डायरेक्शन होगा नीचे की ओर। सो व्हाट इज दैट, ग्रेविटेशनल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, ओके 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला लिख रहा हूँ, यही होता है फॉर्मूला। Yes. Yes, sir. अभी क्या है कि हम k को g लिखते हैं, k को g लिखते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा EP इक्वल्स टू 2 पाई, उसके बाद जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, दैट विल बिकम g नाउ इंटू सिग्मा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. इस तरह से लिखना होगा हमें। एंड कॉस थीटा यू नो हम लोगों ने लिखा था x अपॉन जेड करके। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P?
तो फिर से मैं बताऊं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला याद रखना आसान लगता है, तो ये होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे होता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन में लिखना होगा तो सबसे पहले माइनस साइन लगाओगे, उसके बाद 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये कैपिटल जी बनेगा, सिग्मा बनेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये रहा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी। ऊपर जो लिखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना। तो ये रहा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी, एंड ये रहा नीचे में रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। व्हेन x टेंड्स टू 0, ये जो cos थीटा है वो 90 होने लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस। Gravitational field close to surface or due to thin sheet, दोनों एक ही चीज होता है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो इट वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा से जी में कन्वर्ट करो तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो ग्रेविटेशनल 2 फील्ड pi एट g पॉइंट epsilon naught. will be 2 pi g into sigma, where sigma is mass per unit area of the surface. Direction of this gravitational field will be towards that mass. ठीक है, सो बाकी सब कुछ वैसे ही डिस्कस करेंगे। इसमें पोटेंशियल लिखते हैं क्या, तो यस दिस इज अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल ना, ये यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल है, इज इट और नॉट? द फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, direction of gravitational field is like this. Can you tell me at A and B कहाँ पे potential high है? Gravitational potential is high at which point? B. B. Yeah, in the direction of gravitational field potential drops. ये कॉमन रहता है दोनों में, ठीक है। In the direction of gravitational field potential will drop. So potential at B is higher than the potential at A. What is the formula of VB minus VA in terms of gravitational field and distance AB? तो आप बोलेंगे E into distance D, ठीक है। साइन किससे डिसाइड होता है, तो साइन डायरेक्शन से डिसाइड होता है कि A से B पे जा रहे हो या B से A पे जा रहे हो। तो यहाँ पे आप B से A पे जा रहे हो, सॉरी यहाँ पे आप A से B पे जा रहे हो, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है हमेशा, तो VB माइनस VA लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ E का मतलब है 2 पाई G सिग्मा और D इज द डिस्टेंस बिटवीन AB, ठीक है। नाउ इफ आई रिमाइंड यू फर्दर इन द सेम, अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया C, कैन यू टेल मी what is the potential of VC minus VA equals to? और VC और VB में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट C में क्या रिलेशन है? Equal. So they are equal and therefore this is 2 pi G sigma into D. So हमेशा जो D लिया जाता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लिया जाता है, ये कंपोनेंट होता है क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है। और क्या था, तो हॉलो शेल, तो यहाँ पे हम मटका लेंगे, है ना, मिट्टी का बर्तन जो होता है,
हॉलो शेल पूरे स्पेस को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड वन इज द सरफेस. तो इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस. दिस इज अ शेल ऑफ मास m and radius r. So I take a general point P. So direction of gravitational field will be toward the center O. ठीक है. So gravitational field inside, how much you have to tell me? 0. 0. On the surface, gm upon r square. sorry, gm upon r square, capital R square, and outside will be gm upon small r square. पोटेंशियल सबसे पहले आउटसाइड से लिखना शुरू करते हैं. पोटेंशियल आउटसाइड एट पॉइंट P माइनस जी एम अपॉन स्मॉल r, राइट? Yes, sir. ऑन द सरफेस कैपिटल R यूज कर लेंगे, जी एम अपॉन कैपिटल R, एंड इनसाइड बोलना है यहाँ पे GM upon capital R. वेरी गुड. जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे होगा. ठीक है. इफ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, सो दिस टाइम यू हैव टू ड्रॉ इट फ्रॉम द डाउन साइड, निगेटिव साइड. तो क्या ये ग्राफ ऐसा आएगा? देखो, ये स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R है, ये माइनस जी एम अपॉन R होगा. क्योंकि निगेटिव साइन है इसके वजह से हमने इसे निगेटिव डायरेक्शन में बनाया है, मतलब नीचे बनाया है, राइट? सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट, और उसके बाद सरफेस से ये इंक्रीज करना शुरू करेगा. बेसिकली हम इसको कहेंगे इंक्रीज करना ना, क्योंकि R का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू डिक्रीज करता चला जाएगा, और उसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है. फॉर सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड. तो ये दोनों तो सेम होता है जैसा हॉलो सेल के लिए होता है, दैट इज जी एम अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जी एम अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? gm small r upon capital R cube. जी एम स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब. यस इट इज जी एम स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब. इसका एक और फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, रो इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो अगर मुझे इसे लिखना हो इसी तरह से रो के टर्म में, तो क्या करेंगे? सो 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे पहले. नाउ ये जो पोर्शन है ये k बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बिकम 4. सो 4 पाई जी रो r अपॉन 3 ये आ जाएगा, 4 पाई जी रो अपॉन 3 इंटू r, ऐसा करके आ जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P मतलब आउटसाइड, gm अपॉन r, सरफेस इनसाइड का बताइए क्या होता है? दिस इज gm अपॉन, ये स्मॉल r होगा यहाँ पे, दिस इज कैपिटल R. यस,
क्या होता है बताओ? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। नहीं, gm upon 2r cube into 3r square minus small r square. वेरी गुड। ये होता है gm अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यही बोला ना? Yes, sir. यस इट इज। ओके, स्फेयर में एक और चीज़ छूट गया है, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? और वो रहेगा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। एनीवे, तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है? इफ यू गो बाय ड्राइंग द डायग्राम ग्राफ ऑफ दिस, कैसा आएगा? तो पहला तो नीचे बनेगा और सेंटर पे सबसे मिनिमम हो जाएगा, है ना? ये R है, ये V है। सो सेंटर पे स्मॉल r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सो दैट विल गिव यू -3 gm अपॉन 2r। फिर सरफेस पे आने पे -gm अपॉन r मिलेगा, और फिर बाहर जाने पे और इंक्रीज करता चला जाएगा। यहाँ निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए हमें बोलना है कि इंक्रीज करते जा रहा है। सो दिस ग्राफ गोज लाइक दिस एंड देन दिस इज पैराबोला and this part is hyperbola, right? सो सभी का लिख डाला हम लोगों ने यहाँ पे। पोटेंशियल और फील्ड सबका लिख रखा है हम लोगों ने, ठीक है? क्योंकि चार्ज इंडक्शन जैसा कुछ भी होता नहीं है मास के केस में, तो वो इंडक्शन वगैरह देखना नहीं है, ठीक है? अर्थिंग वगैरह भी नहीं होता है इसमें। सो वो सब पोर्शन को आप हटा के सोचेंगे। नाउ इफ माय क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स बिटवीन ring and shell, what is your answer? This is a ring जिसका मास m है, रेडियस r है। इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक स्फीयर है। लेट अस से द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 3r, O एंड A के बीच में। इसका मास 2m है और रेडियस r/2 है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिंग एंड शेल? क्या आएगा रिजल्ट वो बाद में बताना, मुझे ये बताओ कि करेंगे कैसे इसको सॉल्व। Yes, what can we do to solve this? Sir, we can calculate force on both the objects and then add it. दोनों पे फोर्स नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि दोनों पे फोर्स, दोनों में से किसी एक पे फोर्स निकालना है। Yes, sir. इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। दो मास लोगे तो उनके बीच में जो फोर्स है 1 के वजह से 2 पे या 2 के वजह से 1 पे, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो किसी एक पे ही निकालना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द रिंग एंड शेल, इसका मतलब किसी एक के वजह से दूसरे पे निकाल दोगे, काम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ जैसा दिख रहा है कि एक्सटेंडेड बॉडी का केस है तो इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, लेकिन फिर हम एक एडवांटेज लेते हैं, स्फीयर को एक पॉइंट मास के जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? COA. So sphere can be
कन्वर्टेड इनटू पॉइंट मास, क्या रिंग को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करके उसके सेंटर पे ले सकते हैं? यस और नो? आई रिपीट माई क्वेश्चन, Yes. कैन आई टेक अ रिंग एज पॉइंट मास, सिंगल पॉइंट मास एट इट्स सेंटर ऑफ द रिंग? Yes, sir. नो, नहीं ले सकते हैं, गड़बड़ है बहुत। हाँ, देखो केवल स्फेयर के केस में वो जो फॉर्मूला आप लिखते हो ना कि बाहर में Gm/r² हो जाता है एक शेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्यों लिखते हो? आप कहते हो कि जो शेल मास है उसे हम पॉइंट मास सेंटर पे ले लेंगे और सेंटर से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r² होगा, ऐसा समझे? So only sphere can be replaced with with the point mass at its center. Sphere can be assumed to be a point mass at its center because of its inherent symmetrical property, ऐसा कह सकते हो, ठीक है? इसी को तो प्रूफ करने के लिए न्यूटन्स ने कैलकुलस का इन्वेंशन किया था, क्योंकि जब उसने ये लॉ दिया था Gm1m2/r², तो लोगों ने पूछा कि अर्थ और मून के बीच में ये फोर्स अगर तुम बता रहे हो तो इतने बड़े मास को तुम पॉइंट मास के जैसा कैसे बता सकते हो? तो न्यूटन्स का इंट्यूशन कह रहा था कि ऐसा ही होगा, बट देन ही हैज टू प्रूव इट मैथमेटिकली, सो इन दैट प्रोसेस कैलकुलस वाज इन्वेंटेड बाय हिम, ठीक है ना? तो अभी मैं एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात नहीं किया था, ठीक है? कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत होगा भी तो एडवांस लेवल पे, लेकिन वो कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर भी, ठीक है? तो सीधा सीधा पॉइंट कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसे रिंग को तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, लेकिन सेंटर से ए से ओ डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास ले रहा हूं मैं, जिसका मास है 2m, दैट्स इट। तो कैन यू टेल मी, एक रिंग के वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? ये डिस्टेंस r है, तो क्या इसे x ले ले? ग्रेविटेशनल फील्ड, सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट O ड्यू टू रिंग कितना हो गया? Gm इंटू x होता है, x की जगह 3r डिवाइडेड बाई r² प्लस 3r। एक काम करते हैं, इसे √3r ले लेते हैं, तो यहाँ √3r हो जाएगा, और ये 3r² होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 4r², सो 4 टू द पावर 3/2, हाउ मच इज इट? 8। Yes. या सो ये आ रहा है √3 Gm, ऊपर का एक r नीचे के एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ रहा है 8r²। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग एट पॉइंट O। अभी वहां पे एक मास रखा हुआ है 2m, ठीक है? तो क्या हम फोर्स लिख सकते हैं? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मास कितना दे रखा है? 2m। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है? √3 Gm अपॉन 8r²। और फॉर द सिंप्लीफिकेशन आ गया रिजल्ट, √3 Gm² upon 4r², and this is the answer. Any question in this? दो रिंग के वजह से अगर पूछा आ जाता कि दो रिंग के बीच में इंटरैक्टिव फोर्स कितना है, तो मुश्किल हो जाएगा,
समझ रहे हो क्या? अगर दो रिंग आजू बाजू में रख दिया जाए और पूछा जाए कि एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सीखा नहीं है। रिंग को हम पॉइंट मास के जैसा उसके सेंटर पे नहीं लेते हैं, ठीक है? मतलब अगर सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, तो एक रिंग का एक एलिमेंट लेंगे, दूसरे रिंग के बहुत सारे एलिमेंट के वजह से उस पर फोर्स निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे बाकी सारे एलिमेंट के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट मैथमेटिकली, ठीक है? तो अभी तक तो इस लेवल पे, मतलब 11th 12th एंड जेई मेंस एंड एडवांस के लेवल पे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू रिंग। सर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर रहता तभी भी आंसर सेम आता था। कहाँ पे? हाँ, सॉलिड स्फेयर होता तब भी यही सेम आंसर होता। स्फेरिकल होना चाहिए बस बॉडी, ठीक ओके। है? दो स्फेयर के बीच में तो हम सीधा सीधा पॉइंट मास जैसा ट्रीट करके कर ही लेंगे। ठीक है, थोड़ा एक हम लोग बुक का थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि क्या है बुक में। सो सी, ये फार्मूला हम लोगों ने देखा है अभी, ठीक है? ये कहाँ पे है, तो अंदर में किसी पॉइंट पे फोर्स होगा तब के लिए है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे देखो अभी बताया मैंने ये वाला केस, a thin rod of mass m, length L, lies with the center at the origin. What is the field strength due to rod at distance x naught on x axis? ठीक है ना? P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो gm अपॉन एक्स नॉट है ना, तो डिस्टेंस L/2 से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये डिस्टेंस x नॉट है, तो एक इंड से x नॉट माइनस L/2 आ जाएगा और दूसरा इंड जो है x नॉट प्लस L/2 पे चला जाएगा। इसे मैंने बोला था a, ठीक है? और बाकी तो ये लेंथ L है ये। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट P इक्वल्स टू gm अपॉन a इंटू a प्लस L, राइट? ये इंटीग्रेट करने के बाद आता है। सो gm अपॉन a का मतलब क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस L/2, ठीक है? और दूसरा सीधा सीधा a प्लस एल, a प्लस एल का मतलब दूसरा इंड x नॉट प्लस L/2 हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो gm अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा करके आना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। देखते हैं, देख लो यही है रिजल्ट।
सो आई विल नॉट कॉल यू टू रिमेंबर दिस, ठीक है, ये कोई स्टैंडर्डाइज सिचुएशन नहीं है कि हमें याद कर लेना है. सो यू विल गो फॉर द इंटीग्रेशन इन सच केसेस. क्या फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस ये लिखा जा सकता है? अभी मैंने रिवीजन में मैंने वो सिखाया नहीं, ये वाला वापस लिखा नहीं था, तो अभी जरूरत पड़ता है लिख लेते हैं उसे. सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा किधर सेंटर पे, ये बताओ. फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर at center of a thin semicircular ring of radius r, mass m, ठीक है ना. टेक द लीनियर मास डेंसिटी एज लैम्डा. तो क्या आप मानते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड सीधा सीधा ऊपर बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड? चार्ज के केस में याद करो, मैंने आर्क लेंथ लिया था विथ सस्टेन एन एंगल थीटा एट द सेंटर. इफ द टोटल चार्ज इज क्यू, रेडियस इज आर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना है? सिमेट्रिक लाइन पे डाउनवर्ड होना है. अगर निगेटिव चार्ज होता तो अपवर्ड होता, तो मास के केस में अपवर्ड ही आएगा. नाउ व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू? तो मैंने बोला था कि आप पहले के क्यू अपन आर स्क्वायर सीधा फॉर्मूला लिख ला, यह एंगल थीटा था. उसके बाद साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2, ऐसा लिखना है. वही चीज यहां करेंगे हम, ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिखा. कैन यू टेल मी साइन ऑफ थीटा कितना है? थीटा मतलब ये पूरा एंगल, दिस कंप्लीट एंगल. थीटा यहां पे पाई है, तो साइन ऑफ 90 बाई पाई बाई 2 लिखेंगे और नीचे में पाई बाई 2 लिखेंगे. ऊपर वाला तो साइन 91 हो गया. सो 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है ये सब. देखो 2g लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा की जगह अगर आप रख दोगे, क्या m बराबर लैम्डा इंटू पाई आर है? बताओ. m बराबर लैम्डा इंटू पाई आर है क्या? यस. तो अगर पाई आर को यहां पुट करोगे तो 2g लैम्डा पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर. सो 2g लैम्डा अपॉन आर, ठीक है. ये देखो इंटीग्रेशन के थ्रू स्फेरिकल सेल के अंदर और बाहर यहां पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है जो हमने नहीं किया है. नाउ यू कैन सी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, बट रूल्स जो हमने डिस्कस किया है वैसा ही है. बट लास्टली ये देखो, अंदर के पॉइंट के लिए ये कह रहा है कि जी 0 आ जाएगा, ठीक है. पोटेंशियल का डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वर्क डन एंड ऑल. ये क्या लिख रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पता है वो हमें. दिस इज जस्ट टू टेल यू कि मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही चीज है. देखो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, ठीक है. क्या निकाला इसने? इतना इंटीग्रेशन वगैरह किया है, लास्टली ये रिजल्ट निकाला है.
This was the disk. चेक करके बताओ मुझे, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट क्या दोनों सेम है? चेक करके बताओ मुझे। Yes. So you are going to put sigma equals to m upon pi r square. तो ऊपर का पाई एक नीचे के पाई से कैंसिल होगा, तो नीचे आर स्क्वायर रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और जो बाहर में माइनस साइन लिखा है वो अंदर लोगे तो x पहले आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाद में आ जाएगा। सो बुक ने ये सब कुछ इंटीग्रेट करके निकाला है, वो इंटीग्रेशन हमने पहले भी सीख रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है, बट यहाँ पे बस हमने करस्पॉन्डेंस करके सॉल्विंग किया है। सो डिस्क का हो गया, ठीक है, स्फेरिकल सेल का, हॉलो सेल का, सब का ये सब वापस यहाँ लिखा है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। Go through the question. यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, इंटरनल रेडियस a है, एक्सटर्नल रेडियस b है, ठीक है। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0 so that the ratio of gravitational potential at a point on the surface to that on the inner surface is given by this. तो सबसे पहले ठीक है, सेल तो है लेकिन क्वेश्चन में डिफाइन कर रहे हैं कि इनर एंड आउटर रेडियस है, सो यू हैव टू टेक इट लाइक दिस, दिस इज इनर रेडियस a एंड दिस इज आउटर रेडियस b, ठीक है। यहां पे आप वॉल्यूम डेंसिटी लेकर के चलोगे, क्योंकि रेशियो पूछा है तो ये वॉल्यूम डेंसिटी कैंसिल आउट होने वाला है। नाउ इट सेज दैट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द आउटर सरफेस, सो लेट्स कॉल इट कैपिटल B, और इनर सरफेस पे कैपिटल A पॉइंट है। इन दोनों जगह पे पोटेंशियल लिखो और सिंप्लीफाई करो। तो पहले B पे लिखते हैं, B क्योंकि बाहर का पॉइंट है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जी एम ऑफ बी अपॉन बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इज इट और नॉट। आउटर सरफेस पे हुआ तो जी बी अपॉन आर स्क्वायर सीधा सीधा, और यहां पे अंदर में हॉलो है तो उतना माइनस कर देंगे। हॉलो का मतलब आप समझते हो ना, सब्सट्रैक्ट करना। कैविटी हम लोगों ने उधर भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। सो जी अपॉन बी स्क्वायर डेंसिटी में रो इंटू 4/3 पाई इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये जो लिखा है वो क्या लिखा है मैंने, द वॉल्यूम ऑफ द सेल शेडेड पोर्शन लिखा है मैंने, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये मास बन गया, ठीक है। सो सिंप्लीफाई दिस,
सो ज़्यादा सिंप्लीफाई अभी नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल आउट होगा, लीव इट एज इट इज। कमिंग टू द पॉइंट ए, देखो ए पॉइंट अंदर का है ना, तो हमें पता है कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका होता है। सो फॉर दैट वी हैव टू गो at distance, let's say r, and I have to take a surface. इस सरफेस का थिकनेस कितना लेंगे थिन सेल का, बोलना है dr लेंगे। इस सरफेस का मास पता कर लो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा वो लिख करके वही उसे ही हम बी का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल बोल देंगे। तो पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू जी इंटू डी एम अपॉन आर विथ माइनस साइन। ठीक है, ऊपर भी माइनस साइन था, छूट गया। एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? जो व्हाइट कलर से सेल बना है ना उसके ऊपर पोटेंशियल इतना है, और उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वही अंदर के पॉइंट पे होगा, मतलब ए पे होगा, कैपिटल ए पे। अब हमें इंटीग्रेट करना है, उसके लिए डीएम पहले पता करना है। डीएम इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सो जी रो 4 पाई आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी तक होगा, और यहां से माइनस जी रो 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। डिवाइड कर दो, आउटर माइनस इनिशियल है, इनर है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, वी बी अपॉन वी ए इक्वल्स टू जी कैंसिल हो रहा है, रो कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, नीचे बी स्क्वायर आ रहा है, आप लोगों का भी बी स्क्वायर आ रहा है क्या? लेकिन वो फिर डायमेंशनली इक्वेट नहीं होगा ना। ओके, आई एम रॉन्ग हियर इन राइटिंग बी, राइट, बी स्क्वायर, यहाँ तो केवल बी होगा ना इस जगह पे, जी एम अपॉन आर होता है, सो स्क्वायर नहीं लिखना था, जी एम अपॉन बी केवल लिखना था। ठीक है, अभी डिवाइड करने पे देखो माइनस खत्म हो रहा है, जी रो सब खत्म हो जा रहा है, 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, जो नीचे वाला इक्वेशन का 2 है वो ऊपर जाएगा, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ऊपर का ये 4 पाई तो कैंसिल हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, बी भी नीचे आएगा, एंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ डेरिवेशन, और ये मैंने सिखाया है तुम लोगों को कि कैसे इंटीग्रेट करना है, पहले भी सिखाया है। ठीक है, कैविटी देखो यहां पे, ये जो स्फीयर शो कर रखा है इसके अंदर एक कैविटी बनाया हुआ है। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ, मतलब इस कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। याद है फॉर्मूला इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट
into the vector joining their center. तो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है. तो इस वाले फील्ड में भी, कैविटी के अंदर भी वही फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, ये सब प्रूफ करके दिखाया है और ऑलरेडी मैंने भी प्रूफ कर रखा है सब कुछ. सो कैविटी इन स्फीयर, ये रहा पूरा स्फीयर जिसका डेंसिटी रो लेना है तुम्हें. ये रहा एक कैविटी, खाली जगह है ये. ठीक है, ये रहा पॉइंट P, ये रहा A एंड O. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू OA वेक्टर, राइट. अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस साइन लगाओगे और वो माइनस साइन का मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू AO वेक्टर होगा क्या. यस. ये जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है इस स्पेस में. और अभी जो मास के टर्म में अगर हम बात करें देन इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग AO वेक्टर, मतलब ऐसे. ठीक है, थोड़ा इसे मॉडिफाई कर दो तो 4 पाई से, जैसे बार बार मैं बोलता रहता हूं कि 4 पाई से मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन नॉट के साथ. सो दिस विल कम रो इंटू G इंटू AO वेक्टर अपॉन 3 और ऊपर में 4 पाई, राइट. ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है इनसाइड. दैट्स इट. सो बुक ने भी यही कर रखा है. ठीक है, सुपरपोजिशन, एक से ज़्यादा फील्ड रहेगा तो रिजल्टेंट लेना है. अभी ये क्वेश्चन कराया था मैंने तुम लोग को, देखो 13, एग्जाम्पल नंबर 13 है ना. यस, कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, तो ये भी क्वेश्चन हम करेंगे. 14, two particles M1 and M2 are at infinity with their U1 equals to 0, U2 equals to 0, right? Find the relative velocity of approach due to the gravitational force of attraction when they are separated by distance d. तो देखो ये दोनों जो है ना के बराबर फोर्स लगा रहा था जब इन्फिनिटी पे था, और उसके वजह से ये धीरे धीरे एक दूसरे के तरफ आएगा, लेकिन जैसे जैसे करीब आएगा इन दोनों के बीच में स्पीड बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब इनके बीच में सेपरेशन d हो जाएगा तो इन दोनों में वेलोसिटी कितना आ चुका होगा, v1 एंड v2 आ चुका होगा. ठीक है, क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा. ये रहा इनिशियल पोजीशन सिचुएशन और ये रहा फाइनल सिचुएशन d डिस्टेंस. बताइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा क्या इसमें. तो m1 प्लस m2 पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बता करके देखो, सोच के देखो. नहीं लग रहा. सो कंजर्वेशन लगेगा एंड दैट कंजर्वेशन सेज m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, right? So by conservation of linear momentum m1 v1 equals to m2 v2 इसे रख लेंगे हम. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगेगा. इट सेज दैट इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी. नाउ इनिशियल टोटल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है और फाइनल टोटल एनर्जी में भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है.
सो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, फिगर दिमाग में रखिएगा। देखो इनिशियल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये दोनों ही जीरो होगा, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये लिखना है। देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों? क्योंकि दोनों रेस्ट से चालू किया है चलना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन r विथ माइनस साइन। एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन r, ठीक है। तो r इंफिनिटी है इसलिए ये भी जीरो हो गया। जब दोनों एक दूसरे के करीब d डिस्टेंस पे आ चुका है, देन द फॉर्मूला इज m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी टोटल माइनस जी m1 m2 अपॉन d। इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन d। इक्वेशन नंबर 2। रिमेंबर आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है, मतलब v1 प्लस v2 निकालना है। क्या ये क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी यही है ना, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? v1 प्लस v2, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं इसलिए अप्रोच बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमें निकालना है v1 प्लस v2, और मेरे पास एक और इक्वेशन है m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 इक्वल्स टू m2 v2, इक्वेशन नंबर 1। सो कैन आई सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू गेट v1 प्लस v2? Can we do something? तो एक ही काम कर सकते हैं जो दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे। और वो दिख रहा है कि v1 एक से उठा करके दूसरे में रखो, सिंप्लीफाई करो और उसके बाद फिर कुछ करेंगे। जैसे v2 इक्वल्स टू m1 v1 अपॉन m1 m2, इसे उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो थोड़ा मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। सो फ्रॉम 2 v2 रख दिया ना, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, m1 कॉमन आ जाएगा, v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस m1 अपॉन m2। या ये आएगा जी m1 m2 अपॉन d, ऐसा करके आ जाएगा। तो एक m कैंसिल आउट हो जा रहा है। v1 स्क्वायर इक्वल्स टू जी m2 स्क्वायर अपॉन d इंटू m1 प्लस m2, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर मैं v2 के बारे में सोचूं इसी लाइन पे, तो क्या ये 2g m1 स्क्वायर अपॉन d इंटू m1 प्लस m2 आएगा क्या? बताओ। दोनों का रूट कवर कर लेते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए v1 प्लस v2 इक्वल्स टू रूट अंडर 2g अपॉन d m2 स्क्वायर
प्लस m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, कुछ ऐसा आ रहा है। क्या यही आ रहा है, बताओ क्या दिया है इसका आंसर? ये पार्ट तो सही निकाल लिया हम लोगों ने। ओके, सो यस, मिस्टेक है। v1 इक्वल्स टू रूट अंडर 2g अपॉन d इंटू m1 प्लस m2, और बाहर में m2 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही v2 में बाहर m1 आ रहा है, 2g d m1 प्लस m2, बाहर में m1 आ रहा है। सो व्हेन आई ऐड देम, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ये तो रहेगा, बाहर में आएगा m1 प्लस m2, और ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर आ जाएगा 2g m1 प्लस m2 अपॉन d रूट कवर। This is your v1 plus v2, that is relative velocity of approach. So you must understand that यहाँ पे हमने conservation of energy and conservation of linear momentum दोनों लगाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको सिखाया था वेलोसिटी ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर, कि एक चार्ज फिक्स्ड है, इन्फिनिटी से एक स्मॉल चार्ज जिसका मास m है u स्पीड से थ्रो किया, तो एक पॉइंट पे रुक करके वो लौटेगा, तो ये d कितना होगा। तो इसमें भी हमने इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगाया था, केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था। क्यों? क्योंकि कैपिटल Q जो है ना, उसे फिक्स किया, और फिक्स करने का मतलब है कि सिस्टम पे बाहर से फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन होता कि कैपिटल Q इज अ फ्री चार्ज ऑन स्मूथ टेबल, ठीक है। स्मूथ टेबल पे कैपिटल Q एक फ्री चार्ज है, या मान लो एक ब्लॉक जैसा है, इसका मास कैपिटल M ले लो, और दूसरा एक इन्फिनिटी पे ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, चार्ज Q है, एंड इट इज बीइंग गिवन वेलोसिटी u। क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m, बता सकते हो क्या? चलो इसको भी ले लेते हैं। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस, ठीक है, और ये डिस्टेंस इन्फिनिटी दे रखा है। जब इन्फिनिटी पे था तो स्पीड u था। सो हाउ टू डील विद दिस, बता सकते हो कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जब दोनों रहेगा उस समय का सिनेरियो क्या रहेगा? When you say they are at closest distance, no answer. जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, यू रिमेंबर कोलिजन, कोलिजन में मैक्सिमम कंप्रेशन कब अपियर होता है? जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाता है, ठीक है। इस मोमेंट के पहले तक में पीछे वाले का वेलोसिटी ज़्यादा था, इसलिए वो दोनों के बीच के सेपरेशन को कम कर रहा था। इसके बाद क्या होगा, तो आगे वाले का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा और पीछे वाले का वेलोसिटी कम हो जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच में सेपरेशन वापस बढ़ने लगेगा। सो d इज द मैक्सिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। इट विल अकर व्हेन द बोथ विल हैव सेम वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी और कुछ नहीं होता है
VCM के बराबर होता है। मतलब निकालेंगे कैसे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालेंगे। सो m इंटू यू इनिशियली इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू V प्लस स्मॉल m इंटू V. So this V equals to common velocity equals to mu upon capital M plus small m, जो कि सीधा सीधा आप VCM से भी निकाल सकते थे. So now you can apply conservation of energy, है ना? क्या है वो conservation of energy? Energy at infinity equals to energy at distance d. So energy at infinity केवल हाफ mu स्क्वायर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा और दूसरा वाला ब्लॉक रेस्ट में है, बड़ा वाला ब्लॉक. अब फाइनल एनर्जी जब लिखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू डी एंड देन सिंप्लीफिकेशन. ठीक है. सो आफ्टर दिस वी विल सिंप्लीफाई टू गेट द रिजल्ट. ओके. सो टुमारो विल स्टार्ट प्लैनेटरी मोशन. ठीक है. अभी कुछ और क्वेश्चंस एक आध देख लेते हैं. बाकी ये प्लैनेटरी मोशन है. ओके. एक सिचुएशन और था जी को लेकर के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity. You know that this is the acceleration on the body due to action of earth attraction. ठीक है. So this is earth of radius r. अर्थ है तो रेडियस इसका 6400 किलोमीटर. ठीक है. और इसका मास, what is the mass of earth? चलो अभी m ले लेते हैं. and this is a small mass and this is the height h from the earth surface. इस पे फोर्स लग रहा है नीचे F. ठीक है. आप पहले से जानते हो कि ये mg है, लेकिन अभी g को ही हम थोड़ा एलिब्रेट करेंगे. ठीक है. सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है F, क्या वो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. नाउ दिस कॉजेस एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी. सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड फ्रॉम हियर a इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू कॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. और अगर हम उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखें तो उसका भी फॉर्मूला यही आता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर. आर के जगह पे इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो आर प्लस एच है, तो वो भी आर होता है. तो अब ये पूछना है मुझे कि फिजिकली जी मीन्स एक्सेलरेशन एंड ई मतलब एक्सेलरेशन, राइट? सॉरी, ई मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड. सो फिजिकली ये दोनों अलग अलग है ना टर्म. आर यू गेटिंग दिस? यस. फिजिकली दोनों अलग अलग चीज है. एक फील्ड है, एक इफेक्ट है, और दूसरा जो है बॉडी जो उसमें रखा हुआ था उसके अंदर एक्सेलरेशन है. तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, बट दोनों का फॉर्मूला सेम है. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको आप कहेंगे कि कैपिटल M के वजह से बना है. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ
और इसे आप बोलेंगे एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैपिटल एम में थोड़े ना है, अर्थ में थोड़े ना एक्सेलरेशन है ये वाला। ये किस में एक्सेलरेशन है? जो पॉइंट पार्टिकल ऊपर रखा हुआ है उसके अंदर एक्सेलरेशन है। सो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकली बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा कि जी का वेरिएशन, फॉर्मूला पहले बता रखा है मैंने कि ऊपर जाने पे भी जी कम होता है, अर्थ के अंदर भी जाने पे जी कम होता है, ठीक है। तो जी का वेरिएशन, और जी अगर चेंज करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैन ऑल्सो चेंज 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी से। ये सब SHM में बता रखा है मैंने। यहाँ पे जी कैसे वेरी करेगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर वी विल गो फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू फिनिश अप दिस चैप्टर मीन्स ग्रेविटेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनीवन हैज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम लोग का